जय हिंद साथियों, आज हम लोग आईएएस के पूछे गए प्रश्नों को सोल्व करेंगे। जो यूपीएससी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए आज उसी प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानो आज की जो क्लास होगा, मैं बार बार ये शब्द बोलूंगा कि ये मैंने पढ़ा दिया। पिछले सेशन में मैंने जो 10 लेक्चर मैंने कंप्लीट करवाया, उसी 10 लेक्चर्स में ये जो जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर लाया हूँ, है ना, जितने भी मैंने पीपीटी बनाए प्रश्न को मैंने यहाँ रखा है, वो सारे प्रश्न जो मेरे 10 लेक्चर पढ़ाए उसी में से है। तो अगर आप लोगों ने 10 सेशन और कंप्लीटली अगर देखा होगा तो आराम से ये 10 प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे। अगर ये प्रश्न आपसे सोल्व नहीं हो रहे तो ये दो ही वजह हो सकता है, या फिर तो आपने उस सेशन को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, ध्यान से नहीं देखा होगा, या फिर आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया होगा, रिवीजन नहीं किया होगा। तो आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे PYQ होगा, PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे यूपीएससी आईएएस में पूछे गए सवाल रहेंगे। तो देखो, पहला हमारा सवाल क्या है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। तो याद करो, मैंने आपको एक सेशन करवाया था शासन और प्रशासन, एक डिफरेंस मैंने कराया, दोनों के बीच में अंतर बताया था कि शासन और प्रशासन में क्या अंतर है। तो कार्यपालिका को दो अलग अलग भागों में बांटा था, अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। जो अस्थायी कार्यपालिका जो थी उसको मैंने कहा था राजनीतिक कार्यपालिका। अस्थायी पालिका मतलब जिसका कार्यकाल निश्चित ना हो, अस्थायी रूप से, तो उसे मैंने कहा था राजनीतिक कार्यपालिका। जो अस्थायी कार्यपालिका था उसे मैंने कहा था नौकरशाही अधिकारी तंत्र। अर्थात जो प्रशासन में होंगे, अर्थात जो अधिकारी होंगे, अधिकारी को ही प्रशासन कहा गया। जो अधिकारी लोग रहते हैं उन्हें प्रशासन कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। तो अस्थायी कार्यपालिका को नौकरशाही कहा गया, अधिकारी तंत्र कहा गया। मतलब उनमें जो आने वाले जो अस्थायी कार्यपालिका में जो आएंगे वो अधिकारी लोग आएंगे। और अधिकारी किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं? निर्वाचित सरकार के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। लेकिन जब इधर करते हैं अस्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका की बात करते हैं, तो उसमें जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जनता ही उसका निर्वाचित करता है। जनता ही उसको चुनाव करता है, तब जाकर वो सरकार बनता है। तो जनता ने भेजा है, अर्थात जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। जब अस्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं तो उसमें जो अधिकारी लोग जो आते हैं, तो अधिकारी कैसे बनते हैं? अरे भाई, किसके प्रति? सरकार ने वैकेंसी निकाली थी, वो पद निकाला था, वो वैकेंसी निकाली थी, वो सीट निकाली थी। तो अधिकारी मतलब उस व्यक्ति ने उस फॉर्म को भरा होगा, एग्जाम दिया होगा, तब जाकर उनका सिलेक्शन हुआ, तब जाकर वो अधिकारी बनेंगे। तो किसके प्रति? वो लोग, है ना, वो लोक सेवा होते हैं, अर्थात निर्वाचित सरकार के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। अब जो किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी रहेगा तो क्या कहेंगे? उसके अंडर में काम करेगा। अर्थात ये क्या है? नौकरशाही। अधिकारी भी बोल सकते हो, अधिकारी तंत्र भी बोल सकते हो, लेकिन वो क्या है? नौकरशाही है। क्या है? नौकरशाही। तो अस्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? यहाँ पर प्रश्न क्या कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त चित्रण है? संसदीय लोकतंत्र के व्यक्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, ये कुछ इसका कोई मतलब नहीं कर रहा। संघीय ढांचा को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, ये उसका कोई मतलब नहीं कर रहा। राजनीतिक स्थापित और आर्थिक वृद्धि को, ये भी कुछ नहीं है। आर्थिक वृद्धि, ये तो कुछ नहीं है। लोक नीति के क्रियान्वित करने वाला अभिकरण। याद करो, जो निर्वाचित सरकार होती है, अर्थात जो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, उसका काम क्या रहता है? नीति बनाना। और जो अस्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें अधिकारी लोग आते हैं, तो सरकार के बनाई गई नीतियों को क्या करना होता है? क्रियान्वयन करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? शासन और प्रशासन में क्या अंतर? मैंने आपको पढ़ाया था इसमें कि जो अधिकारी लोग होते हैं वो निर्वाचित सरकार के बनाई गई नीतियों को क्रियान्वयन करते हैं। तो यही क्या है? नौकरशाही। नौकरशाही किसे बोलेंगे? अधिकारी को बोलेंगे। तो नौकरशाही का काम क्या होता है? लोक नीति, अर्थात जो निर्वाचित सरकार है, जो सरकार ने जो नीति बना दी उसको क्रियान्वित अर्थात लागू करने का काम कार्य करती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ पर केवल सॉल्यूशन ही नहीं करवाना, बल्कि इसका क्या मतलब होगा, इस प्रश्न का क्या, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है और इसमें क्या उत्तर सही होगा, तो मैंने इस उत्तर का भी मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं टिक लगाते जा रहा हूँ। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? डी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूछा कब गया था? देखो, आईएएस 2020 अभी हाल ही फिलहाल का है ना, 2020 में पूछा गया आईएएस 2020। और ये जो भी है प्रीलिम्स का सवाल है, पीटी का सवाल है। चलो आगे देखते हैं। देखो, सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों में कौन सा उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा का गठन किया गया? ये आईएएस 2021 में पूछा गया। देखो, उदार लोकतंत्र, इसका देखो, उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा के क्या गठन है? तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का, जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए, जहां जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। सरकार का चयन जनता का प्रत्यक्ष रूप से चयन किया जाता है, चयनी उसको निर्वाचन किया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? वो लोकतंत्र देश है। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या कहने का मतलब होता है कि न्यायपालिका को प्रतिबद्ध अर्थात रोक लगाया जाता है, उनकी शक्तियों पर रोक लगाया जाता है। क्या ऐसा सिस्टम होता है लोकतंत्र में? जी नहीं। शक्तियों का केंद्रीकरण। क्या शक्तियों का केंद्रीकरण किया जाता है? क्या सारी शक्तियां एक कर दी जाती है? जहां बोला जाता है एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? सत्ता का, शक्तियों का केंद्रीकरण किया जाता है। जब सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं तानाशाही रूप में देखने को मिलता है ना, निरंकुशता देखने को मिलता है। लेकिन क्या लोकतंत्र में तानाशाही हो सकता है? जी नहीं। तो क्या शक्तियों का केंद्रीकरण होगा ही नहीं। निर्वाचित सरकार, और निर्वाचित सरकार किसे कहेंगे? जहां निर्वाचित सरकार कहने का मतलब कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया। निर्वाचित सरकार में जिसका निर्वाचन किया गया, निर्वाचन कहां होगा? जहां लोकतंत्र होगा। तो इसका आंसर ये सही हो सकता है। अब डी भी देख लेते, क्या डी क्या कहते? शक्तियों का पृथक्करण, है ना, शक्तियों का पृथक्करण। क्या शक्तियों का पृथक्करण होता है? देखो, हाँ, शक्तियों का पृथक्करण होता है। जैसे केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, तो शक्तियों का पृथक्करण हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र में डेफिनेशन है ही नहीं, शक्तियों का पृथक्करण लोकतंत्र में है ही नहीं। ये संघवाद में हो सकता है, संघात्मक शासन प्रणाली में हो सकता है। लेकिन यहाँ पूछा है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र क्या कहता है कि निर्वाचित सरकार होना चाहिए, अर्थात जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, जनता के द्वारा निर्वाचन होना चाहिए। तो यहाँ का सही आंसर, देखो आंसर ये भी सही हो सकता है, लेकिन पूछा यहाँ उदार लोकतंत्र, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। निर्वाचित सरकार,
चलो आगे बढ़ते। आइए पूछा गया था आईएएस 2021। देखो आज आईएएस के जितने प्रश्न है सबका धुआं धुआं उड़ा देना है। और जो ये अफवाह बना हुआ है कि आईएएस बहुत बहुत कठिन एग्जाम होता है, इसमें जो जीएस के सवाल पूछा था बहुत कठिन है, यकीन मानो दोस्त, आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आए, जिज्ञांतु प्लेटफॉर्म पर आए, जितने भी सेशन करवाए जाते हैं उस सेशन को आप कॉन्सेंट्रेट आराम से दिमाग में बैठाइए, उसको थोड़ा रिवीजन कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और जितने भी आईएएस में प्रश्न पूछे जाते हैं आराम से, मतलब क्या बाएं हाथ से आप बस ऐसे पढ़िएगा, प्रश्न पढ़िएगा, आंसर पर आंख रख के आंख बंद करके आंसर लगाना है। मेरे से आप पढ़ाई कर रहे हो तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को आप खोल के पढ़ो, क्वेश्चन को तो आराम से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करो, है ना, पढ़ो, और उसमें जब आंसर लगाने की जब बात आती है तो वहां पर रखो, पेन रखो और आंख बंद करके टिक लगाओ, है ना। वो क्वेश्चन पेपर भी कहने लग जाए कि भाई तेरा ही सिलेक्शन होगा, कम से कम आंख खोल के तो थोड़ा मेरे भी तो लिहाज कर ले। यूपीएससी जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो आपसे कहेगा कि भाई थोड़ा मेरा भी लिहाज कर ले, है ना। मतलब ऐसा कहने का मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रहा, यकीन मानो जो मैंने 10 सेशन कंप्लीट करवाया उसी 10 सेशन से यहाँ जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उसी 10 सेशन से यहाँ प्रश्न पूछे गए। तो क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया था निर्वाचन लोकतंत्र के बारे में नहीं पढ़ाया था? लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो मैंने चीख चीख के बार बार मैंने पढ़ाया था कि निर्वाचित सरकार जिनका निर्वाचन किया था उसी तो निर्वाचित सरकार कहते हैं, अर्थात ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही परिभाषा है। और लोकतंत्र की सबसे पहले डेफिनेशन किसने दी थी बताओ? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन जी ने दिया था लोकतंत्र क्या है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा निम्नलिखित में कौन सा राज शब्द, देखो राज शब्द, तो राज जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो राज इज इक्वल टू कंट्री, अर्थात राज का संबोधित करता है पूरे राष्ट्र का, पूरे संपूर्ण देश को। तो यहाँ राज राष्ट्र हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा राज शब्द की सही व्याख्या करता है? तो राज शब्द की सही व्याख्या क्या होगी? उसके 4 एलिमेंट मैंने पढ़ाया था ना, आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया कि राज्य व्यवस्था क्या है? तो राज्य व्यवस्था में एक शब्द आता है राज्य। तो राज्य क्या है? तो राज्य जिसके पास 4 तत्व होंगे उसे हम राज्य कहेंगे, और पॉलिटी की भाषा में राज्य इज इक्वल टू राष्ट्र। मैंने पढ़ाया था ना। तो वही बाहरी कौन कौन सा था पहले बताओ? पहले क्षेत्रफल होगा, अभी क्षेत्र ही नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे वो देश है? पहले क्षेत्रफल होना चाहिए, उस क्षेत्रफल रहने वाला जनसंख्या होना चाहिए, और उसको संचालन करने के लिए, व्यवस्था को कायम करने के लिए सरकार होना चाहिए। सरकार है, साथ ही साथ संप्रभुता भी रहनी चाहिए, अर्थात आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय लेने की उनके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। तो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र एक निश्चित क्षेत्र पर, तो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र है मतलब उसके पास क्या सोवरेनिटी है, अर्थात उसके पास संप्रभुता है, और निश्चित क्षेत्र अर्थात उसके पास भूभाग है, क्षेत्रफल है। तो 2 चीज तो मिल गया। और अस्थायी रूप से कब्जा करने वाला एक संगठित सरकार, मतलब अस्थायी रूप से कब्जा करने वाला संगठित सरकार, अर्थात सरकार भी है यहाँ पर, 3 चीज मिल गया पर। तो करने वाले व्यक्ति का समुदाय, व्यक्तियों का समुदाय अर्थात ग्रुप ऑफ मेंबर, व्यक्तियों का समुदाय अर्थात जनसंख्या होता है। तो 4 एलिमेंट मिल गया। ये सही हो सकता है, लेकिन हम आईएएस के प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं दोस्त। ये कब पूछा गया? आईएएस 2021। तो लेकिन जो 3 क्वेश्चन जो नीचे 3 ऑप्शन उसको भी पढ़ना है। देखो ग्रुप डी आप कांस्टेबल का एग्जाम का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, अब आईएएस के प्रीलिम्स का एग्जाम का सॉल्यूशन कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन देखना पड़ेगा। एक तो देख लिया, ये हमारे को सही हो सकता है, लेकिन बी सी डी क्या कहते हैं? देखो एक निश्चित क्षेत्र के राजनीतिक रूप से संगठित लोग, एक निश्चित क्षेत्र, भाई निश्चित क्षेत्र एरिया आ गया, राजनीतिक रूप से संगठित लोग जनसंख्या भी आ गया, उन प्रशासन करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। देखो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने, क्या मैंने आपको पढ़ाया था राज्य की 4 एलिमेंट होता है? कहीं पर मैंने डेफिनेशन में बताया कि वहां प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा होगा? नहीं पढ़ाया था। ये क्या हो जाए? आंख बंद करके इधर देखो, इधर कट मारो। बहुत इजी है यार आईएएस, बहुत हवा बना गया कि आईएएस के प्रीलिम्स से बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यकीन मानो मैं हूं यहाँ पे, कोई भी हार्ड नहीं लगेगा। देखो सी नंबर, कई लोग जो एक निश्चित क्षेत्र में बहुत लंबे समय से अपने संस्कृति परंपरा और सरकार के साथ रह रहे हो, तो मैंने क्या आपको पढ़ाया था कि उसमें संस्कृति परंपरा क्या, उसका शब्द मैंने आपको बताया था। इसके बारे में क्या मैंने जो राज्य के 4 एलिमेंट होते हैं, 4 तत्व होते हैं, क्या मैंने 4 एलिमेंट में कहीं पर बताया था कि आपके अपने संस्कृति परंपरा होंगे वहां पे, या सरकार के साथ रहेगी? क्या ऐसी डेफिनेशन मैंने दी थी? नहीं दी थी। आंख बंद करके इधर कट मारो, इधर देखो, इधर कट मारो। डी नंबर देखो, एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ, प्राधिकरण के इंग्लिश होता है अथॉरिटी, एक सेंट्रल अथॉरिटी के साथ एक निश्चित क्षेत्र में, तो केंद्रीय प्राधिकरण चलो इसको मान लेते हैं सरकार है, एक निश्चित क्षेत्र इसको मान लेते हैं एरिया, अस्थायी रूप से रहने वाला समाज केंद्रीय प्राधिकरण के लिए जिम्मेदारी कार्यकारी और स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या मैंने न्यायपालिका की बात करी थी? नहीं बात करी थी। सीधा आंख बंद करके कट मारो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, इसका 3 नंबर का। ये आईएएस 2021 में पूछे गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली, देखो हाल ही फिलहाल इसके पिछले सेशन में मैंने पढ़ाया था संसदीय प्रणाली क्या है। मैं तो आपको कई बार मैंने एक्सप्लेन किया था संसदीय प्रणाली क्या, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है, जहां संसद के 2 सदनों से संसदीय प्रणाली कहेंगे। संसदीय प्रणाली में किसको महत्व दिया जाता है? संसद को महत्व दिया जाता है। तो भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? ये आईएएस 2013 में पूछा गया था। तो देखो मंत्रिमंडल के सदस्य, अब पहले देखो संसदीय शासन प्रणाली मैंने किसके आधार पर बंटवारा किया था बताओ? एक होता है जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि शासन प्रणाली के 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। तो शासन प्रणाली के मैंने 2 अलग अलग भागों में बांटा था, एक केंद्र और प्रांत के आधार पर। एक केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट, एक
एक स्टेट गवर्नमेंट, तो दो अलग अलग प्रांत, मतलब केंद्र और प्रांत के आधार पर बांटा था। तो केंद्र और प्रांत के आधार पर मैंने 3 अलग अलग भागों में बांटा था, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली। लेकिन जब बात आती है कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर, तो कार्यपालिका विधायिका के आधार पर मैंने 2 अलग अलग भागों में बांटा था, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो यहाँ पर क्या पूछा, संसदीय शासन प्रणाली, तो हमको किसको ध्यान में रखकर आंसर लगाना है, कार्यपालिका और विधायिका। जब इन चारों ऑप्शन में, इन तीनों ऑप्शन में, देखो एबीसी, इन तीनों ऑप्शन में जहां कार्यपालिका और विधायिका के आपस में संबंध मिले तो उसी आंसर को टिक लगाना है। तो देखो संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल के सदस्य, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य जो मंत्री लोग हैं उसके सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। जो लोग देखो, जो लोग संसद के सदस्य होते हैं अर्थात एमपी होते हैं, एमपी ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। ये हो सकता है, ये भारत में संभव है। लेकिन बताओ संसदीय शासन प्रणाली का हम लोग आंसर लगा रहे हैं, है ना, इसका आंसर ढूंढ रहे हैं। तो क्या मंत्रिमंडल और संसद के, तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य हो सकते हैं? तो बताओ इसका क्या आंसर से हो सकता है? तो मंत्रिमंडल किसके, मतलब कौन से होंगे? तो मंत्रिमंडल विधायक कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। लेकिन संसद विधायक, संसद में क्या बनाया जाता है, नीति कानून बनाया जाता है। नीति कानून जहां बनाया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, विधायिका के अंदर। तो जो संबंध बता रहा है कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो सकता है। लेकिन बी देखो, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। देखो मंत्रियों को, ये बात सही है, जो है लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, जब तक उनके संसद, जो वहां का जो संसद है एमपी जो है, एमपी का जब तक मंत्रियों पर विश्वास रहता है ना, जब तक विश्वास रहता है तब तक ये मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे ही संसद का विश्वास उठ जाता है तो मंत्री अपने मतलब त्यागपत्र दे देते हैं। तो जैसे ही संसद का विश्वास प्राप्त तब तक ही वो अपने पद पर रहते हैं। जैसे ही इनका विश्वास चला जाता है तो ये मंत्री अपने पद पर नहीं रहते। अर्थात मंत्रियों का मंत्री जो चयन होता है संसद के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होता है। अर्थात जब तक संसद है ना, संसद का विश्वास बना है तब तक वो मंत्री है। जैसे ही संसद का विश्वास नीचे गिरेगा अर्थात उनका विश्वास हटेगा तो मंत्री अपने पद पर नहीं रहेंगे। तो ये भी आंसर सही हो सकता है। लेकिन सीधे क्या करते हैं, राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। राज्य में क्या होता है, राष्ट्र। तो राष्ट्र का अध्यक्ष, याद करो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, राष्ट्र का अध्यक्ष क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्र का अध्यक्ष कहा जाता है। लेकिन मंत्रिमंडल का अध्यक्ष अर्थात जो ग्रुप है, मंत्रियों का जो ग्रुप है अर्थात वो प्रधान है, मुखिया, तो मंत्रियों का ग्रुप जो है उनमें जो प्रधान, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो क्या राज्य का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री होते हैं? भारत में देख लीजिए, क्या राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री है? क्या दोनों व्यक्ति एक है? क्या अलग अलग? दोनों व्यक्ति अलग है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर सही होगा, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और जब तक संसद का विश्वास रहता है मंत्रियों पर तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। जैसे विश्वास रहता है मंत्री अपने पद पर हट जाते हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी कहा है, ए एंड बी राइट आंसर, ए एंड बी इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं, कब पूछा गया था, देखो ये पूछा गया था 2013, आईएएस के 2013 में पूछा गया था। चलो 5वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से एक को चुनिए। निम्नलिखित कथनों में से एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो देखो कि अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो देखो ये आईएएस 2017 में पूछा गया था। कब पूछा गया? तो आईएएस के एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया मंत्रिमंडल स्वरूप, तो इसका समझ लीजिए मंत्रिमंडल स्वरूप कहिए या फिर तो संसदीय प्रणाली कहिए। संसदीय प्रणाली कहिए, बात कुछ ऐसी ही है, संसदीय प्रणाली कहिए। क्यों? क्योंकि देखो संसदीय प्रणाली में जो संसद के सदस्य होते हैं, है ना, जो संसद के सदस्य होते हैं वही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। अर्थात जो संसद के सदस्य है वही मंत्रिमंडल के सदस्य है। इसलिए आप मंत्रिमंडल स्वरूप कहिए या संसदीय प्रणाली कहिए, बात एक ही है। तो इसके अंदर सरकार के अंदर निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना कम से कम, है ना, ये कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायी जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना, कि ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था होती है। ये आंसर नहीं होगा। ऐसी सरकार, बी नंबर देखते, ऐसी सरकार कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना, ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसी सरकार जो कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि है जिसके उत्तरदायी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सी नंबर देते, अभी कुछ है ना क्लियर मिल नहीं रहा आंसर। सी नंबर देता, सी देखो क्या करते, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। भाई देखो ये आंसर, पहले देखो लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, यहाँ तो ये सही, मतलब ये जो वाक्य लिखा हुआ है सही है, सेंटेंस सही है। लेकिन इसके पहले देखते सरकार जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व कहने का क्या मतलब है कि मंत्री जो मंत्रिमंडल है तो उसमें तमाम प्रकार के मंत्री है, तो मंत्री का चयन कैसे होता है, संसद के द्वारा प्रधानमंत्री के सिफारिश होता है। तो संसद जो सांसद होते हैं लोकसभा, उन्हें कौन भेजता है, तो जनता प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव करती है। अर्थात जब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जा रहा है तो यह सामूहिक जो सरकार है जनता के प्रति सामूहिक रूप से, अर्थात सभी लोग सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रहेंगे और सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि है। संसदीय में कैसे है, संसदीय में जो लोकसभा है तो वहां लोकतंत्र ही होगा, अर्थात जनता का निर्वाचित सरकार होगा, जनता ही इसको चुनाव करेगी। तो अर्थात संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, तो ये आंसर सही हो जाएगा। डी नंबर देख लेते हैं, उस शासन अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने की एक साधन है जिसका जनता पर नियंत्रण हसनमुख दशा में। तो उस शासन अध्यक्ष को शासनाध्यक्ष, शासन के अध्यक्ष किसे कहा गया, राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रपति को शासनाध्यक्ष जो शासन कर रहा है अर्थात प्रधानमंत्री, भारत में शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो उस शासन अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने के लिए साधन, तो देखो बताओ
कि निम्नलिखित का मंत्रिमंडल स्वरूप, तो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को हाथों को मजबूत करने के एक साधन है जिसका जनता पर नियंत्रण करने के लिए लोकतंत्र बताया जाता है। बताओ निम्नलिखित तत्वों में से एक चुनिए मंत्रिमंडल अर्थात संसदीय प्रणाली में देखो दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा में जनता निर्वाचित करती है, जनता निर्वाचित करती है अर्थात वहां पर लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र होने की वजह से तो क्या सरकार चाहेगी निरंकुश होने की या तानाशाही बनने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने के लिए एवं साधन जिसका जनता पर नियंत्रण और सम्मुख दशा में हो, कि जनता पर नियंत्रण करने के लिए बनाया जाता है। जी नहीं, क्योंकि वो लोकतंत्र संसदीय प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली को देखते हैं तो उसमें लोकसभा आता है, सदन के दो सदन है ना, संसद के दो सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा जो संसद जो बैठते हैं उनको है ना जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, तो ये प्रकार से लोकतंत्र ही है। तो लोकतंत्र में ये समय बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। तो ये पूछा गया था आईएएस 2017 में। कितना ये सवाल है भाई, मैंने इसको नहीं पढ़ाया था इतना, तो मतलब जोर से चला पढ़ाया था कि लोकतंत्र क्या। संसदीय प्रणाली में दो सदन होता है, एक लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा में जो व्यक्ति बैठते, जो व्यक्ति संसद जो एमपी जो बैठते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्या? तो याद करो मैंने कब पढ़ाया था, जब मैं शासन का जो प्रणाली पढ़ा रहा था परिचयात्मक एकात्मक फर्स्ट सेशन जाकर देखिए, ऊपर टाइटल होगा, थंबनेल का टाइटल होगा पॉलिटिकल सिस्टम, शासन प्रणाली पॉलिटिकल सिस्टम होगा, टाइटल होगा। आप वो लेक्चर जाकर देखिए, आपको कंप्लीट समझ में आएगा इसके बारे में। तो मैंने पढ़ा दिया था, देखो 2017 में पूछा गया था। चलो आगे देख लेते। देखो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये आईएएस 2017 में पूछा गया था। तो निम्नलिखित में कौन सी एक ऐसी भारतीय संघ राज्य पद्धति है कि जो विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि भारतीय फेडरल सिस्टम अर्थात इंडियन फेडरल सिस्टम है ना, जो भारतीय संघात्मक प्रणाली है, उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो यहाँ नहीं है ना, भारत में वो सिस्टम नहीं है, वो विशेषता नहीं है। तो देखो निम्नलिखित कौन सी एक भारतीय संघ राज्य की पद्धति की विशेषता नहीं है? अब देखो कौन सी ऐसी विशेषता जो भारतीय संघ प्रणाली में नहीं है, भारतीय संघ शासन प्रणाली में नहीं है। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, भाई बिल्कुल सही बात है वहां। तो देखो यहाँ पर भारतीय संघ अर्थात भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान को सर्वोच्च माना गया और न्यायपालिका को स्वतंत्र माना गया। तो ये सही आंसर हो जाएगा। ये तो विशेषता है भाई, ये पूछा कौन सी विशेषता नहीं है, लेकिन ये विशेषता है, ये आंसर नहीं हो जाएगा। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा कौन सा नहीं है, तो ये तो है, तो ये आंसर नहीं हो जाएगा। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, भाई बिल्कुल सही। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, तो ये तो होगा ही होगा। संघवाद होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ये भी है ना। देखो राज्यसभा में मैंने आपको क्या पढ़ाया था इसके पिछले सेशन में कि जो लोकसभा में होते हैं, जो केंद्र स्तर के जो सरकार होते हैं उसमें उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो राज्यसभा होता है राज्य के प्रतिनिधित्व जाते हैं, अर्थात राज्य जो सरकार होते हैं वहां से राज्यसभा में जो व्यक्ति जाते हैं उन्हें राज्यसभा के एमपी बोला जाता है। तो इसमें जो असमान प्रतिनिधित्व बोला जाए, असमान प्रतिनिधित्व, अब जो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा सरकार होनी चाहिए, ज्यादा सरकार होनी चाहिए, तो वहां से प्रतिनिधित्व ज्यादा जाएंगे। लेकिन जब देखते हैं असम देखते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रांत देखते हैं जहां जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल कम है, तो वहां से प्रतिनिधित्व कम जाएंगे, तो अर्थात असमान प्रतिनिधित्व जाते हैं। राज्यसभा में जो भी व्यक्ति जाते हैं, जो भी वहां पर सांसद बनते हैं, राज्य सरकार वहां भेजती है। तो राज्य सरकार कितने प्रतिनिधित्व भेजेगी ये डिपेंड करता है कि वहां एरिया क्या, वहां जनसंख्या क्या, तो सबके अलग अलग। तो असमान प्रतिनिधित्व, तो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ये विशेषता है भारतीय संघ प्रणाली में। तो ये आंसर नहीं हो जाएगा। पूछा कौन सा नहीं है, जब तीनों नहीं है तो आंख बंद करके ये डी मार सकते हो, लेकिन आईएएस है पूछ सकते हैं। यह संवाद होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसका क्या मतलब है? देखो यही तो खासियत है जिज्ञासु प्लेटफॉर्म पाने के बाद कि मैं केवल ऐसा नहीं, देखो दोस्त ये क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? टी, इसका सही आंसर हो जाएगा, चलो आगे बढ़ते। ऐसा नहीं, चारों ऑप्शन में कौन नहीं हो सकता है, कौन हो सकता है, इसका भी विश्लेषण करना है। वही एक अच्छा टीचर हो सकता है जो प्रश्न का सोल्यूशन करवा रहा है और जो ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन का भी मतलब बता रहा है, यानी कि जो ऑप्शन सही है उसका मतलब बता दे। ये है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको बताया कि भारत के संघ शासन प्रणाली में, संघात्मक शासन प्रणाली में स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसका मैं विश्लेषण करके बता रहा हूं। इसीलिए कहता हूं कि पढ़ो, अच्छे टीचर से पढ़ो। तो डी नंबर क्या है? ये संवाद होने वाली अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है। मैंने आपको पढ़ा था पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर चर्चा मैंने किया था परिसंघात्मक। तो परिसंघात्मक जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं, तो आपस में सहमति करके एक राज्य बनाते हैं, सहमति से एक राज्य बनाते हैं और समझौता करके मतलब एक राज्य बनाते हैं, और चाहेंगे तो देश से अलग हो सकते हैं, उस राष्ट्र से अलग हो सकते हैं। क्या संघवाद में, क्या संघात्मक शासन प्रणाली में ऐसा संभव है? क्या सहमति से वो राज्य बनाते हैं? जी बिल्कुल नहीं, सहमति से बनाते ही नहीं है वो लोग। तो क्या हो जाएगा कि संघवाद में होने वाली इकाइयों के बीच, मतलब इकाइयों के बीच, केंद्र हो जाए या प्रांत हो जाए, ये अलग अलग प्रांतों के बीच में क्या सहमति से, क्या समझौते के सहारे राष्ट्र बनाया जाता है, क्या राज्य बनाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। तो संघवाद में होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है? जी बिल्कुल नहीं, सहमति का परिणाम है ही नहीं, वो संविधान का परिणाम है। संविधान वो सिखाता है कि आपको दायरे में रहना है ना। संविधान सरकार की शक्तियों को, सरकार अपने उनकी जितनी तमाम शक्ति है उसको निहित करती है, अर्थात जो भी वो कानून बनाएगी संविधान के दायरे में रहकर के बनाएगी। ये संविधान संघात्मक शासन प्रणाली की ये विशेषता है। तो पूछा कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये है ना हमारे संघात्मक शासन प्रणाली में नहीं है। तो ये पूछा गया था, छठा क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस के प्रीलिम्स से 2017 में पूछा गया था, हाल ही फिलहाल में पूछा गया, ज्यादा पुराना नहीं है। देखो अगला देखो 7 नंबर का संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप बोलो या मंत्रिमंडल स्वरूप बोलो, बात देखिए। तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, अब देखो जो संसदीय शासन प्रणाली है इसका शासन का प्रमुख लाभ क्या है, ये पूछा गया था आईएएस 2017 में पूछा गया था। तो कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो संसदीय प्रणाली में देखते हैं उसमें क्या वर्णन होता है, कार्यपालिका उसमें विधायिका होगा, है ना, विधायिका में संसद आएगा। तो संसद का काम होता है, लोकसभा राज्यसभा का काम होता है विधि का बनाना, कानून बनाना। तो कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
कार्यपालिका और विधानमंडल, चलो अभी क्लियर नहीं मिल रहा, बी नंबर देखते। यह नीति का निरंतर प्रदान करता है ना, नीति को निरंतर प्रदान करता है, अर्थात नीतियों कानून को निरंतर बनाते रहता है और ये अधिक दक्ष है, ऐसा कुछ खास है नहीं। कार्यपालिका विधानमंडल, अब देखो संसदीय स्वरूप है, मैंने आपको पढ़ाया था कि शासन प्रणाली के दो अलग अलग भागों में बांटा गया। तो संसदीय प्रणाली किसके किसके आधार पर होता है? विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर मैंने बताया था। तो चारों ऑप्शन में जहां आपको लगे विधायिका और कार्यपालिका का संबंध, अगर कहीं पर ऑप्शन मिले कि ये देखो विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में अगर वो बता रहा है तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है कार्यपालिका और विधानमंडल, ये तो होगा नहीं बी नंबर का, तो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहता है। अब देखो तो कार्यपालिका, पहले ये देखते हैं बी नंबर तो होगा नहीं, ए नंबर क्या कहता है? कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अब देखो ये भी हो सकता है विधानमंडल कार्यपालिका, कार्यपालिका तो कार्यपालिका होगी, मैंने क्या पढ़ाया था कि संसदीय शासन प्रणाली किसके किसके संबंध पर बांटा गया? तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध पर। तो विधानमंडल तो कार्यपालिका तो राज्य स्तर पर भी होता है और प्रांत स्तर पर भी होता है। विधानमंडल केवल किसके प्रांत स्तर पर होता है, अर्थात राज्य जो राज्य सरकार होती है तो उसके स्तर पर होता है। तो विधानमंडल में क्या आता है? मैंने आपको नहीं पढ़ाया था कि विधानमंडल में विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है, विधानसभा में एमएलए बैठेंगे, विधान परिषद एमएलसी बैठेंगे। दोनों का काम होता है कि उस राज्य के लिए, जिस राज्य से उनका चयन और निर्वाचन किया गया, अर्थात जो जनता निर्वाचित की उनके लिए कानून बनाना, अर्थात विधानमंडल। केंद्र स्तर पर विधायिका बोला जाता है, लेकिन जो राज्य प्रांत स्तर पर क्या बोला जाता है? विधानमंडल। विधानमंडल में नीति बनाई जाती है, विधानमंडल में राज्य के लिए नीति बनाई जाती है, कानून बनाई जाती है। जब केंद्र स्तर की बात करते हैं तो वहां विधायिका में नीति बनाई जाती है, अर्थात विधायिका बोलो या विधानमंडल बोलो, विधानमंडल राज्य स्तर पर है और कार्यपालिका तो कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका केंद्र स्तर पर भी होती है और प्रांत स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर भी होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या बताया था कि कार्यपालिका और विधायिका के संबंध पर जहां अगर ऑप्शन आए तो उसको टिक लगा देना। तो कार्यपालिका तो कार्यपालिका होगी, विधानमंडल तो विधायिका होगी, एक प्रकार से विधायिका होगी, विधायिका की काम कर रही है, विधायिका में कानून बनाया जाता है, संसद आता है। तो विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और विधान परिषद आता है, तो इसमें भी कानून बनाया जाता है। क्या ये आंसर सही हो सकता है? हाँ, ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन पूछा शासन का प्रमुख लाभ क्या? तो ये तो केवल इसकी विशेषता बता रहा है कि दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, इसी कोई खास बात बता नहीं रहा, इसे क्या लाभ हो बता ही नहीं रहा, तो क्लियर आंसर नहीं मिल रहा। तो ये ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। देखो स्वतंत्र होना चाहिए, कोई कार्य के बारे में तो नहीं बता रहा, कोई लाभ के बारे में थोड़ी ना बता रहा, स्वतंत्र कार्य करेगा। तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर देखने से पहले डी देख लेते हैं। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। देखो सरकार के अध्यक्ष अर्थात शासन के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री है, तो निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर उनकी सरकार गिर जाती है तो क्या निर्वाचन से पहले बदला नहीं जा सकता? बदला जा सकता है। तो भाई ये तो गलत बात कह रहा है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी बचिए, तो ऑप्शन सी को आप बंद राइट करना है, लेकिन क्या सोल्यूशन के साथ समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर देखो टिक नहीं लगवा रहा है ना, इसका सोल्यूशन में विश्लेषण करके मैं बता रहा हूँ। तो कार्यपालिका और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। याद करो, मैं ये बार बार शब्द बोलूंगा, याद करो। मैंने आपको नहीं पढ़ाया था जब सरकार के जब 3 अंग मैंने बताया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं? विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। किस लिए? क्योंकि विधायिका ने जो कानून बनाया वही कानून को कार्यपालिका को इंप्लीमेंट करना, लागू करवाना, इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। लेकिन जो विधानमंडल है तो विधानमंडल ही विधायिका होती है, लेकिन जो विधानमंडल होती है वो केंद्र प्रांत स्तर पर होती है, विधानमंडल प्रांत स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर होती है, लेकिन कार्य करती है विधेयक बनाने की, कानून बनाने की काम करती है, अर्थात इसे विधायिका बोल सकते हो। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, अर्थात कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहता है। तो विधानमंडल ब्रैकेट में लिखना विधायिका, केंद्र स्तर पर विधायिका बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना। कब पूछा गया? आइए 2017 में पूछा गया था। चलो 8वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये पूछा गया दोस्त, IAS 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय संविधान अपने मूल ढांचे को, अगर आपने नहीं बताया तो भाई गड़बड़ वाली बात है। भारतीय संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो भारत का संविधान है क्या क्या बताता है? देखो मैंने आपको जो संविधान क्या है उसमें भी चर्चा किया था, राज्य व्यवस्था क्या उसमें भी चर्चा किया था, संविधान के प्रकार उसमें भी चर्चा किया था। क्या कि भारत का जो संविधान है क्या बताता है? तो क्या बताता है? पहला नंबर लोकतंत्र के रूप में परिभाषा करता है कि भारत का संविधान की संरचना कैसी है? लोकतंत्र की राजतंत्र है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र को भी परिभाषित करता है। भाई ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर, क्या मूल अधिकारी को नहीं बताता? जी हाँ, मूल अधिकारों को भी बारे में बताता है कि भारत लोकतंत्र देश है, अर्थात जनता वहां निर्वाचित करती है। जब जनता निर्वाचित करती है तो वहां जनता का मूल अधिकार होना चाहिए, उनका फंडामेंटल राइट होना चाहिए। जब उनका अधिकार ही नहीं रहेगा तो क्या कैसे बोल सकते कि लोकतंत्र है? वहां है ना, लोगों का शासन चल रहा है, लोग जनता के प्रति, वहां जो सरकार है, निर्वाचित सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। जब मूल अधिकार को ही खत्म कर दोगे तो बोला जाएगा तो सही है, कुछ अधिकारी। अब जनता से वोट ले रहे हो, वो जनता निर्वाचित कर रही है, लेकिन उनके पास कुछ अधिकारी नहीं है, तब कैसे बोल सकते कि लोकतंत्र है ना, लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है, जनता भेज रही है, तो एक प्रकार से तानाशाही हो जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान लोकतंत्र है और लोकतंत्र होते हुए कहा उनके मूल अधिकार को संरक्षण किया गया, अर्थात जनता को मूल अधिकार दिया गया। तो ये भी है। क्या पंथ निरपेक्षता? जी हाँ, पंथ निरपेक्षता मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, जब मैं आपको प्रियम्बर प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता भी है। अब बात करते हैं मूल ढांचे को संघवाद, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मूल ढांचा क्या उसको भी परिभाषित किया गया? जी नहीं। याद करो केशवानंद भारती केस, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं था लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा चर्चा किया था। संविधान की परिभाषा को याद करो, मैंने क्या पढ़ाया था कि मौलिक नियमों का संग्रह है। अब मौलिक नियम क्या? वैसे कानून जिसको कंप्लीटली बदला नहीं जा सकता, जिसको कंप्लीटली बदला उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पढ़ाया था ना,
संविधान क्या उसकी विशेषता को और बताता है ना कि जो मौलिक नियम है जिसे पूर्णतः कंप्लीटली बदला नहीं जा सकता। अर्थात आप सोचो कि संशोधन करके उस नियम कानून को, जो मौलिक नियम है, जो संविधान के मूल नियम है, उसको हम बदल दें। जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बदल ही नहीं जा सकता, मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। अर्थात क्या इसको परिभाषित, अब मौलिक ढांचा क्या, उसका मूल ढांचा क्या भाई, जैसे बोले कि मूल ढांचा को नहीं बदल सकते, तो वो क्या मौलिक ढांचा। तो अब इसके लिए केशवानंद भारती केस पढ़ना हुआ कि वो मौलिक ढांचा किसके बारे में बताया गया। तो न्यायपालिका जो न्यायालय है, सर्वोच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, आज तक मूल ढांचे को परिभाषित नहीं की है। जब जब ये समस्या दिखती है तो उस मूल ढांचे को परिभाषित कर देते, देखो ये संविधान का मूल ढांचा है, ये संविधान का मूल ढांचा है, तब आज तक मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया। देखो एक कमी मिल गई, क्या कमी मिल गई, मूल ढांचे को संघवाद, इसका परिभाषा मूल ढांचे को संघवाद, इसका परिभाषा नहीं की है ना, इसको परिभाषित नहीं की गई है। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक मिस्टेक मिला कि मूल ढांचा का परिभाषित नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी नंबर देखते हैं। अब ये सही, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी सही होगा भाई, ये सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि बी भी सही होगा। तो इसका भी देख लेते हैं कि इसका क्या, इस जो ये लिखा हुआ इसका क्या मतलब निकलता है। तो भारतीय संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, बात सही है भाई, नागरिकों की स्वतंत्रता भारतीय संविधान बात करती है, और उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, उन आदर्शों उन आइडियल पर जिन पर संविधान आधारित, अर्थात जिन विचारों पर, जिन सिद्धांतों पर भारतीय संविधान आधारित है, सुरक्षा हेतु न्याय पूर्वावलोकन की व्यवस्था करता है। बताओ क्या नागरिक के स्वतंत्र, देखो न्याय पूर्वावलोकन, मैंने आपको इसके पिछले सेशन में पढ़ाया था कि न्याय पूर्वावलोकन, देखो कुछ ऐसे कानून बन जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट है उस पर रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे कि वो जो कानून बनाया गया है, संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया, कि वो कानून संविधान के दायरे में है या नहीं है, संविधान के दायरे में है या नहीं। तो सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है जो न्यायिक पूर्वावलोकन करती है, उस जो कानून बन रहा है उसका जो पूर्वावलोकन करती है, किस आधार पर करती है, कि जो संविधान जो नई नीति बन रही है, जो नई विधि बन रही है, कि वो संविधान के दायरे में है या नहीं है, तो इस पर पूर्वावलोकन करती है, ना कि नागरिकों की स्वतंत्रता पर पूर्वावलोकन करती है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, इनके लिए न्यायिक पूर्वावलोकन होता है। जी नहीं, जब नई नीति बनती है, जब नया विधि कानून बनता है, तो उस पर क्या किया जाता है, उस पर न्यायिक पूर्वावलोकन किया जाता है। तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि नागरिकों की स्वतंत्रता पर उन पे, नागरिकों की फ्रीडम पर न्यायिक पूर्वावलोकन किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नया जो कानून बनता है उस पर न्यायिक पूर्वावलोकन किया जाता है कि वो संविधान के दायरे में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी कट्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलो 9 नंबर देखते हैं, जो IAS 2021 में पूछा गया था, ये तो लेटेस्ट है, ये तो बनना चाहिए आपसे। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य विशेषता है, भारतीय पॉलिटी में कौन सा अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। जो भारत का जो सिस्टम, जो पॉलिटी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, तो ये दर्शाता है कि उसका संघात्मक प्रणाली। तो जैसे आप बोलते हो कि भारत कैसे शासन प्रणाली, तो भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली। किस आधार पर का, कुछ क्वालिटी तो होगी ना, कुछ आपको विशेषता तो दिखेगी। तो किसके आधार पर आपने कहा दिया कि भारत का शासन प्रणाली, अर्थात भारत की राज्य व्यवस्था एक संघात्मक शासन प्रणाली है। तो आइए उसी विशेषता को देखेंगे, उस विशेषता के तहत हम ये टिक लगाएंगे कि किस आधार पर हमने कहा कि भारत का राज्य व्यवस्था अर्थात भारत का शासन प्रणाली एक क्या है, किसका स्वरूप है, संघीय अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली। तो न्यायपालिका का स्वतंत्र सुरक्षित है, न्यायपालिका का स्वतंत्र सुरक्षित है। क्या संघीय शासन प्रणाली में ऐसा वर्णन है? जी हाँ, न्यायपालिका को स्वतंत्र सुरक्षित है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान को सर्वोच्च माना गया और न्यायपालिका को स्वतंत्र माना गया, फ्रीडम माना गया। ये तो सही होगा, सही हो सकता है। बी या सी देखते क्या कहता है, संघ के विधायिका में संगठन, संघ के विधायिका अर्थात जहां विधायिका में संसद, तो संसद में संगठन इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। इसका क्या मतलब, विधायिका में संगठन इकाइयों के निर्वाचित सदस्य। देखो इकाइयों, यहाँ पर आए इकाइयों, तो इकाइयों से समझ लीजिए लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार, राज्य के, हाँ, राज्य से निर्वाचित, इस तरह समझने की कोशिश कीजिए। तो संघ के विधायिका, तो संघ के विधायिका मैंने आपको क्या पढ़ाया था, विधायिका में दो, जो संसद आती है, विधायिका में संसद आती है और संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको मैंने बताया था कि जो संसद है ना, केंद्र और मैंने राजस्थान के बीच में दोनों अगर कंपेयर करके अगर मैंने आपको पढ़ाया था इसके पिछले सेशन में, तो जो केंद्र सरकार होती है अर्थात जो संसद होती है, उसमें जो प्रतिनिधित्व रहते हैं केंद्र सरकार भेजती है। लेकिन जब बात करते हैं राज्य सरकार की, जो वहाँ विधानमंडल होती है, अर्थात विधानमंडल में जो होती है, जो सरकार होती है, उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका इलेक्शन कहाँ से होता है, राज्य से होता है। अर्थात राज्य का विधानमंडल में जो भी व्यक्ति होंगे उनका प्रतिनिधित्व कहाँ से होगा, उनके इकाइयों से होगा, अर्थात लोकल गवर्नमेंट से होगा, स्थानीय सरकार से होगा, उस राज्य से होगा जिस राज्य का वो विधानमंडल है। जब जब बात करते हैं केंद्रीय संसद का, जब बात करते हैं तो संसद चला गया केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो संसद में जो भी व्यक्ति आएंगे, जो भी प्रतिनिधित्व करेंगे, केंद्र सरकार प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात केंद्र सरकार वहां पर भेजेगी। वही क्वेश्चन कह रहा है कि विधायिका में संगठन इकाइयों के, तो विधायिका कहने का मतलब संसद, संसद में जो व्यक्ति आएंगे, हाँ, जो लोग बैठेंगे, तो उनका प्रतिनिधित्व कहां से होगा, उनका केंद्र सरकार से प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन जब बात करते हैं राज्य सरकार, तो राज्य सरकार में जो विधानमंडल आता है, उसमें जो प्रतिनिधित्व करेंगे, तो राज्य सरकार अर्थात राज्य से प्रतिनिधित्व होगा। तो राज्य की जनता वहां पर इलेक्ट करके भेजेगी।
तो यहाँ क्या कह रहा है, संघ के विधायिका में शामिल है, इकाइयों के निर्वाचित होते हैं। अर्थात इकाइयों के निर्वाचित कहने का क्या मतलब हुआ, क्या वो लोकल गवर्नमेंट से जाते हैं, क्या राज्य सरकार से निर्वाचित किया जाता है? जी नहीं, विधायक संघ के विधायिका। संघ में क्या होता है, यूनियन, केंद्र सरकार। तो जो केंद्र स्तर पर जो विधायिका है, अर्थात जो केंद्र स्तर पर जो संसद है, संसद में जो लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात जो वहां पर बैठेंगे मेंबर, कहां से उनका इलेक्शन होगा, क्या राज्य से होगा या केंद्र से होगा? केंद्र से होगा, राज्य से तो नहीं होगा। तो यहाँ पर इकाइयों के निर्वाचित होते हैं, अर्थात लोकल गवर्नमेंट का निर्वाचित होता है, अर्थात उस राज्य का निर्वाचित होता है। तो बिल्कुल बात गलत है। तो जो संसद में जो बैठेंगे वो केंद्र सरकार ने भेजेगी ना, कि राज्य सरकार भेजेगी? केंद्र सरकार भेजेगी। तो यहाँ पर इकाइयों के निर्वाचित अर्थात राज्य के निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल बात गलत है। तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। सीधे केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो केंद्र स्तर पर जो मंत्रिमंडल होते हैं, अर्थात कार्यपालिका को जो है ना अंग होते हैं मंत्रिमंडल, कार्यपालिका भी आता है मंत्रिमंडल। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है। भाई तो साफ साफ लिखा हुआ है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है तो किनके सिफारिश पर याद करो, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। और कौन करते हैं नियुक्ति, कौन करते हैं? मंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं? हम कौन उसको मंत्री बनाते हैं? तो संसद के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री को बनाया जाता है। तो खुद देखो, संसद खुद केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री तो केंद्र सरकार होती है, राज्य का कोई सरकार होती नहीं। प्रधानमंत्री पूरे देश को देखती है, सेंट्रल लेवल को देखती है, ये राज्य को देखती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टी का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। जी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी की नहीं, उस लोकल गवर्नमेंट की नहीं, उस राज्य की पार्टी नहीं, केंद्र की पार्टी, अर्थात उस संघ की पार्टी, उस केंद्र की पार्टी। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। अब डी नंबर लेते हैं, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। जो मूल अधिकार है क्या उसको परिवर्तनीय अर्थात परिवर्तन किया जा सकता है? अरे भाई ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली की जब बात करते हैं तो भारत के संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान को सर्वोच्च माना गया और लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र है तो कैसे मूल अधिकार को बदल सकते हो? अर्थात डी नंबर जो होगा, डी जो ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, तो हमारा ये डी हो जाएगा। डी इज द रॉन्ग आंसर, सॉरी डी इज द रॉन्ग आंसर। तो मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि न्यायपालिका का स्वतंत्रता सुरक्षित है, क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र माना गया और संविधान को सर्वोच्च माना गया। जब संविधान सर्वोच्च है तो मूल अधिकार कभी न्यायालय द्वारा परिवर्तन कह नहीं जा सकता, परिवर्तन नहीं बदला जा सकता। तो मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चलो ये था हमारा क्वेश्चन IAS 2021 में। अब 10 नंबर देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आज मैंने केवल 10 क्वेश्चन को ही लिया था और हो सकता है मैं इसके जो नेक्स्ट जो सेशन लाऊंगा, अगला जो सेशन लाऊंगा, तो सारे जो भी क्वेश्चन बच गए उसको मैं कंप्लीट करवा दूं। तो आज हमारा 10 ही क्वेश्चन था। तो फिर भी अगर मैं आपको बता दूं, मैंने तो आज 10 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया था, मैं छाटा था, और मैंने कितना सेशन कंप्लीट करवाया? 10 सेशन। तो उसी 10 सेशन से आज मैंने जितना भी सोल्यूशन करवाया उसी 10 सेशन से पूछे गए। अब यकीन मानो उस 10 सेशन को बड़ी कॉन्सेंट्रेट करके आराम से पढ़ाई करो, उसको समझने की कोशिश करो। जितने भी प्रश्न बनेंगे और IAS के प्रश्न बन रहे हैं, बोलते हैं कि IAS में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत हार्ड रहते हैं, बड़ा मुश्किल रहता है, उसका जो लैंग्वेज समझ में नहीं आता। अरे भाई समझने की कोशिश करो, मैंने पढ़ा दिया और पूरा बारीकी समझाया आपको और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया। मैंने बोर्ड पे वो कठिन शब्द लिखा और उस कठिन शब्द का मैंने हिंदी अपना सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि मैंने सरल भाषा में केवल पढ़ा दिया और यहाँ पर पूछ दिया कठिन भाषा। तो इस कठिन भाषा जैसे कि लोकतंत्र क्या है ना, लोकतंत्र तो मैं आपको सिंपल भाषा में पढ़ा दिया था कि लोकतंत्र क्या है, कि जनता के लिए जनता सरकार होना चाहिए और जनता निर्वाचित करे तो लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र अगर मैंने आपको लोकतंत्र की जगह कुछ और शब्द का प्रयोग किया, निर्वाचित सरकार अगर मैंने प्रयोग किया, तब और क्वेश्चन पूछा कि लोकतंत्र क्या है? सरकार सर ने तो लोकतंत्र पढ़ाया नहीं, निर्वाचित सरकार पढ़ाया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो भी कठिन शब्द हो सकते हैं है ना, मेरे स्मार्ट बोर्ड पे इस पैनल पे कठिन शब्द लिखा था और उस कठिन शब्द का मतलब क्या हो सकता है, सिंपल से सिंपल सरल से सरल भाषा मैंने आपको समझाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत आसान सवाल आते हैं यूपीएससी में, बहुत हार्ड नहीं आते, बस थोड़ा सा है ना दिमाग, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे थोड़ा सा दिमाग लगाने उसमें पड़ेगा। तो देखो हमारी लास्ट क्वेश्चन इसको देखो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। संवैधानिक सरकार का क्या आशय? अब ये नहीं बना ना तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, बड़ा मुझे गुस्सा आएगा। IAS 2021 में पूछा गया संवैधानिक सरकार अर्थात जहां संविधान का सरकार हो, अर्थात संविधान के दायरे में रहकर सरकार कार्य कर रही है, तो इसका क्या आशय, इसकी क्या विशेषता है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। परिसंघीय, ये परिसंघीय कहां से आ गई? चलो कोई और देखते। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्ति हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्ति हो। भाई शक्ति है कि सरकार के पास नाम मात्र शक्ति हो, ये कुछ खास नहीं लग रहा। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्ति हो, हाँ वास्तविक शक्ति है, लेकिन भारत में औपचारिक शक्ति भी तो है, राष्ट्रपति महोदय के पास औपचारिक शक्ति भी, तो ये कुछ खास नजर नहीं आया। कोई सरकार जो संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो, संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो, अर्थात नीति बनाए, कानून बनाए या उस कानून को इंप्लीमेंट कराए या अर्थात शासन करे, तो संविधान के दायरे में रहकर कानून बनाओ, संविधान के दायरे में रहकर शासन करो। तो संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजन करेगा, लेकिन चारों ऑप्शन बिना लगाए तुक्का नहीं लगा सकते, ये बात तो है। यूपीएससी इतना आपको अपना देती है आपको कि आप तुक्का नहीं लगा सकते। तो आई थिंक इस सोल्यूशन के माध्यम से आपको समझ में आ गया। आज हमने IAS के प्रश्नों को धुआं किया और कल जो मैं प्रश्न लाऊंगा IAS उसको मैं पोस्टमार्टम करूंगा, और आज यकीन मानो आप ही करोगे पोस्टमार्टम, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, यकीन मानो अब वो 10 सेशन को आप देख लोगे, जो मैं इसके पिछले सेशन में 10 सेशन 2 सेशन और आने वाले हैं, तो लगभग 12 सेशन हो जाएंगे। तो वो 10 से 12 सेशन आप देख लोगे तो आप इन प्रश्नों को पोस्टमार्टम कर दोगे। समझ रहे? पोस्टमार्टम ऑप्शन क्या है, उस ऑप्शन को भी आप विश्लेषण कर दोगे, एनालाइज कर दोगे। क्वेश्चन को एनालाइज करना तो बहुत दूर की बात है, आप ऑप्शन को भी विश्लेषण कर दोगे, एनालाइज कर दोगे। बस तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तो जो भी आज मैंने करवाया था, क्योंकि तो 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग जाता है, आई थिंक लगता है 1 घंटे की वीडियो बनी गई होगी, 1 घंटे का सेशन हो ही गया होगा। तो आज केवल मैंने 10 प्रश्नों को ही बताया। तो मिलेंगे अगले सेशन में, आज तक इतना ही, तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।
है।